हमारे को पैनलिस्ट मदन मोहन जी, गरिमा जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और साथ ही आयोजकों का धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच के लिए बुलाया। ये सत्र है भारतीय भाषाओं के द्वारा टेक्नोलॉजी निर्माण। ये महत्वपूर्ण शब्द है और 4 इसके सेक्शंस हैं। मैं लास्ट 2 वाले सेक्शंस पे ध्यान देना चाहूँगा, जो कि स्थानीयकरण, जो लोकलाइजेशन है वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें कहाँ भूमिका है और कितनी भूमिका है हमारी संस्था की। जो हमारी संस्था है वो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये आर.के. पुरम में इसका दफ्तर है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये संस्था है भी। 1961 में ये संस्था बनी थी राष्ट्रपति के अध्यादेश के ज़रिए, और एक परमानेंट कमीशन है, और जिसका जो इसका अधिदेश है वो भारत की सारी भाषाओं में, हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना। हमारी शब्दावली ही आधिकारिक मानी जाती है। यदि आपने अनुवाद किया और हमारी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया तो वो मुश्किल में फंस सकते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी निर्माण भारतीय भाषाओं के द्वारा होना है, तो ये टेक्नोलॉजी बनेगी और जनता को समझ में आएगी भी यदि आप जो शब्दावली बनी है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसका प्रयोग करें। अब जैसे कि स्थानीयकरण का सॉफ्टवेयर है। अब जैसे कि पिछले सत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि लोकलाइज्ड बटन दबाने से आपको कई सारी भाषाओं में इंटरफेस मिल जाते हैं। 2 तरीके इसके करने के हैं। या तो आपने जो सारे स्ट्रिंग्स हैं किसी सॉफ्टवेयर में, उसको अनुवाद किया, मैनुअली अनुवाद किया, वो करवाते हैं कई लोगों से, और फिर उसको आपने वहाँ पे स्टिक इन कर दिया। दूसरा है ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन करने का। वो तब होगा कि हमने मान लीजिए कि डिक्शनरी प्रोवाइड की है और या तो मशीन अनुवाद का इस्तेमाल किया है, या जो उस सॉफ्टवेयर का कोड है उस कोड में से हमने जो भाषाओं के स्ट्रिंग्स हैं उसको स्किम कर लिया और उसको मशीन अनुवाद में भेज के उसके ऑल्टरनेटिव स्ट्रिंग्स ले लिए, उसको प्लेस करके रिकम्पाइल कर दिया। ये तो तरीका है करने का। लेकिन जब मशीन अनुवाद करेगा तो शब्दावली चाहिए उसको। मशीन अनुवाद में तो आम भाषा में अनुवाद करेगा, वो डोमेन स्पेसिफिक अनुवाद नहीं करता। जितने भी मशीन अनुवाद उपलब्ध है, खासकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो बड़े अनुवादक हैं, हमने दोनों के लिए कार्य किया है। ये जनरल डोमेन में अच्छे काम में करेंगे वो, लेकिन इनको रीट्रेन करने की आवश्यकता है। किसमें? हमारी शब्दावली में, हमारी मतलब शब्दावली आयोग की शब्दावली में। ये जब होगा तभी उसके अनुवाद जो हैं हमारी मानदंड के हिसाब से होंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे। कई लोग ये कहते हैं कि जो अनुवाद कठिन है, दुरूह हैं, समझने में मुश्किल होती है। जब हम अपनी भाषा में शब्द निर्माण करते हैं शुरू में तो थोड़ा कठिन तो लगता है। पहले विश्वविद्यालय शब्द थोड़ा कठिन लगता होगा, आज आसान है। तो ऐसी बात नहीं। आपको क्या है कि एक बार शब्दावली बन गई, धीरे धीरे प्रयोग करते करते वो सरल हो जाती है। और जब ये आप नहीं करेंगे तो आप सीधे यूनिवर्सिटी शब्द ले लेंगे, अंग्रेजी का शब्द ले लेंगे, फिर उसके जो आप डिराइव्ड वर्ड्स बनाएंगे उसमें फिर समस्या आएगी आपको। कई लोग हमसे कहते हैं कि जब आप शब्द बनाते हैं तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। ये बात आती है कि हमारा एक गोल भी है कि संस्कृत आधारित अखिल भारतीय शब्दावली बने, और पहले हम सारी शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी पहले बनाते थे, फिर हम बाकी भाषाओं के पास ले जाते थे, तो हिंदी से थोड़ा सा वो होता था। अब हम पहले संस्कृत में बनाते हैं, और जो तात्समिक शब्दावली जो संस्कृत की वही सारी भाषाओं में कॉमन है। अभी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारी सारी शब्दावलियां आपको बहुत जल्दी, शीघ्र शब्द.education.gov.in पर उपलब्ध होगी। बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूं कि आप हफ्तों की बात करें, आप उसकी सिक्योरिटी ऑडिट चल रही है। मैंने खुद ही ये प्रोग्राम लिखा है। हमारे 300 से ज़्यादा कोश छपे हैं। अब छपे कोश सब तक पहुंच नहीं पाते, तो मैंने खुद ही प्रोग्राम लिख के उनको सर्चेबल बनाया है। 193 डिक्शनरियाँ हमने सर्चेबल बना दी हैं अभी। वो सारी डिक्शनरियाँ कम से कम 16.5 लाख शब्द उसमें हैं अभी। टोटल हमारे शब्द हैं 30 लाख के करीब। उसमें से आधे से ज़्यादा शब्द हमने डिजिटाइज कर दिए हैं, वो आप तक उपलब्ध होंगे। फिर ये शब्दावली जो सारे मशीन अनुवादक जो हैं, जो उपक्रम चल रहे हैं देश में, उन तक पहुँचे, वो उनको रीट्रेन करें अपनी शब्दावलियों से, तो वो मशीन अनुवाद उस डोमेन में उपयुक्त होगा।
फिर हम एक शब्द का सही अनुवाद उस डोमेन में कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए हमारा एक वेब सॉफ्टवेयर है, उसको तमिलनाडु में खोला जा रहा है, हमने उसका URL डिटेक्ट करके, लोकेल डिटेक्ट करके उसको तमिल में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, उसके सारे इंटरफेस को, तो वो तमिल बच्चा जो है बढ़िया से उसका इस्तेमाल कर पाएगा। जब JNU की हमारी वेबसाइट जो है वो हमने सिर्फ 10% उसको हिंदी में की, तो कई गुना उसकी हिट्स बढ़ गई। भारतीय भाषाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप सब जानते हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा लोग देश में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उनमें से 90% भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है सॉफ्टवेयर कंपनियों पे। गूगल ने भी अनाउंस किया है $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सब पे, सरकारों पे भी है, सॉफ्टवेयर कंपनियों पे भी है। तो ये तो पक्ष हुआ कि मान लीजिए हमने ये व्यवस्था कर दी तो अनुवाद शुद्ध हो गए, अनुवाद अब तक इनकी डोमेन में अच्छे होने लगे, इससे हमने इंटरफेस का अनुवाद कर दिया, जो कंटेंट क्रिएशन है वो कर दिया, स्किलिंग भी हो गई। पर बड़ा पक्ष ये है कि कैसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल निर्माण करें, जिसकी चर्चा पिछले सत्रों में की गई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है अल्टीमेट, हम कह सकते हैं ChatGPT से बढ़िया यदि हम बनाना चाहें, कई बिलियन वाक्य चाहिए होंगे। अभी हम एक संस्कृत पे मंथन कर रहे हैं अपने छात्रों के साथ कि संस्कृत में यदि बनाना हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो क्या क्या आवश्यक होगा, उसमें कहाँ से इतने वाक्य लाएंगे हम। तो लोगों ने कहा कि सारे आश्रमों में घूमेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे लोगों से 1-1 घंटे का, फिर उसको हम ASR से कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। तो बड़ा उपक्रम होता है, डेटा की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। देश में लोग बहुत हैं और YouTube पे हमारी भाषाएं काफ़ी आगे हैं। YouTube पे हिंदी 4थी पोजीशन पे है, लेकिन इंटरनेट वेबसाइट्स में हिंदी 40वें नंबर पे भी नहीं है। 0.1% हिंदी की उपस्थिति इंटरनेट वेबसाइट्स पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मशीन अनुवाद और अन्य टूल्स को सक्षम बनाना पड़ेगा कि उसको आम जनता प्रयोग कर सके और उसको उसका इस्तेमाल कर सके। एक मिनट और लेता हूँ। और जो दूसरा पक्ष है कि हम भारतीय भाषाओं में कैसे ChatGPT जैसा मॉडल ला सकें, तो संस्कृत पे हम लोग कर रहे हैं उपक्रम में भी। तो सारे वाक्य हमने संस्कृत के निकाल लें, अनुवाद भी करा लें, तो कितना वाक्य हमें मिल पाएगा। उसके बाद जो संस्कृत के टूल्स हैं उसको इंटीग्रेट करें, उसमें एक एजेंट बनाएं, अच्छा सा इंटरफेस बनाएं, तब वो लैंग्वेज मॉडल हमारा जो है तैयार हो पाएगा जवाब देने के लिए। अब फायदे क्या है इसके, क्यों हम संस्कृत पहले करें, कई बार मन में प्रश्न उठता है। क्योंकि देखिए ये संस्कृत जो भाषा परिवार के का जो प्रपंच थोड़ा सा हुआ है, ये टॉप डाउन किया है। मैं इस भाषा परिवार के विभाजन से सैद्धांतिक मतभेद है मेरा, और हमारी एक पुस्तक में इसका हमने तथ्यात्मक विरोध किया है। और यदि हम बॉटम अप देखें तो इंडिया एज ए लिंग्विस्टिक एरिया का एक बड़ा एक शोध किया था बड़े लिंग्विस्ट ने, जो कुप्पम के द्रविड़ियन विश्वविद्यालय में 25 वर्ष तक कार्य किया उन्होंने द्रविड़ भाषा पे, एमिनो ने। उन्होंने बताया कि सारा भारत जो है एक ही परिवार लगता है। संस्कृत की शब्दावली सारी भाषाओं में कॉमन। अभी हमने जब सॉफ्टवेयर बनाया है, हम देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या शब्द है भारतीय भाषाओं में, तो प्रशासन हिंदी में आता है, भरणम पोषणम किसी और भाषा में मलयालम में आता है। शब्द वही है, लिपि बदल गई है। लिपि की बंदिश को हटा दें तो लगता है कि सारा भारत एक ही हो जा रहा है। कन्नड़ में भी है, अरबी तेलुगु और भी प्रशासन भी है इसमें। अब अभी हमारा सॉफ्टवेयर बाहर लगा हुआ है स्टॉल में, देखें जाके वहाँ पे आप, तो आपको सब मिल जाएगा। तो ये समस्या है। अब शब्दावली एक ही है और पाणिनि के व्याकरण की बात पिछले सत्र में चल रही थी, हम उस पर शोध कराते हैं। अक्षर समामनाएं देखें, जो 14 शिव सूत्र है उसको हिंदी में कैसे अडेप्ट करेंगे, मलयालम में कैसे अडेप्ट करेंगे, वो तरीका है करने का। जो शब्द शास्त्र है उपसर्ग प्रत्यय और धातु का, इसको हम अन्य भाषाओं पर कैसे लगाएं। पाणिनि धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, 500 संस्कृत में प्रयोग होते हैं, 1500 अन्य भाषाओं के लिए हैं। आपको मणिपुरी में संस्कृत धातु मिल जाएंगे आपको। आप कहते हैं मणिपुरी जो है बर्मी तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा है। तो मेरा मानना है कि जब शब्दावली एक ही है और व्याकरण के सिद्धांत एक ही हैं, कारक का वही सिद्धांत चल रहा है, तो क्यों ना हम एक भारतीय व्याकरण की बात करें, भारतीय शब्दावली की बात करें, उस पर अपने सिस्टम को ट्रेन करें। अपने एल्गोरिदम हो, अपने डेटा सेंटर्स हो, बड़ा आवश्यक अपना डेटा सेंटर। मैं बताऊं बार बार आपको, यदि हम आज किसी को शब्दावली देते भी हैं, डेटा देते भी हैं, और आपने क्लाउड पे ट्रेन किया अपने मॉडल को, तो आपके ना चाहते हुए भी डेटा वो चला गया कहीं पे। आपको अपना क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपने डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। हमने जब JNU में एक बड़ा उपक्रम किया था 17 भारतीय भाषाओं में,
संस्कृत सर्वर पे हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया ताकि सब लोग वहाँ पे भाषा दान कर सकें। पाणिनि पतंजलि कात्यायन 5 व्याकरण नाम से हमारे पास सर्वर है, वो किया। तो ये आपको उपक्रम करना पड़ेगा, नहीं तो डेटा, हम डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, IPR की बात करते हैं, डेटा तो जाएगा, डेटा आप रोक नहीं पाएंगे उसको जब तक आप अपना मॉडल नहीं तैयार करेंगे, अपना एल्गोरिदम, अपने डेटा सेंटर्स और आपके अपने AI। तो ये करना पड़ेगा आपको उत्तर। तो ये मेरा एक विचार है कि हम जो टेक्नोलॉजी निर्माण करें वो अपनी पद्धति से करें, अपने ज्ञान विज्ञान से करें। और अपना ज्ञान विज्ञान, भारत में भाषा विज्ञान सबसे पुराना विषय है और वो विषय थोड़ा और पॉपुलर हो आजकल, और हम अच्छे लिंग्विस्ट को बनाएं और शब्दावली निर्माण करें तेज़ी से। अभी जो हम 22 भाषा में शब्दावली निर्माण कर रहे हैं, अन्य जो भाषाएं हैं जैसे खासी है, कॉकबोरक है, नागामीज है, इन सब में भी हमें करना पड़ेगा उत्तर। इन सबको भी संपुष्ट करना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि इन कई भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, तो जो हम संस्कृत शब्दावली ले जाएं, उनसे कहें देखिए भाई यदि आपको लगता है या आप ले पा रहे हो तो ले लीजिए उसको। तो अच्छा अवसर हमारे पास है और ये उत्तरोत्तर हम काम तेजी से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें भूमिका और प्रबल होनी चाहिए शब्दावली आयोग की, इस संस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत विशाल है और बहुत प्राचीन है और सतत है, कंटिन्यू कर रही। अच्छी बात तो ये है, हमारी पांडुलिपियों में कम से कम 40 लाख अभी ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच ही नहीं पाए, यानी जिनका अभी एडिशन भी नहीं हुआ है। और बाकी बात तो शोध की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इन पांडुलिपियों पे कई कार्य चल रहे हैं। एक धरोहर प्रोजेक्ट है उदयपुर में जो अच्छा कार्य कर रही है, हमारे छात्र भी करते हैं और हमने कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं उनको ढूंढने के लिए। समस्या ये है कि जो पांडुलिपि को यदि आप टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके उसको आप स्कैन करेंगे, उसको आप डिजिटाइज करेंगे, तो वो हस्तलिखित सामग्री है। हस्तलिखित सामग्री को डिजिटाइज करना बड़ा कठिन होता है। कि मान लीजिए हमने वैदिक काल की पांडुलिपियों या जो सामग्री है उसको करना है, तो उस भाषा का अलग एक मॉडल बनेगा। अब जो आधुनिक संस्कृत है उसका अलग मॉडल बनेगा, मध्य का अलग मॉडल बनेगा। आसान नहीं है कार्य ये, और हर एक काल के लिए काफ़ी संख्या में डेटा चाहिए, हस्तलिखित सामग्री चाहिए। तो पहले कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कई संस्थानों को, वो सफल नहीं हो सके। अभी हम लोगों ने एक MOU किया है IIT बॉम्बे से, उसके तहत उनकी जो हस्तलिखित सामग्री की पहचान प्रक्रिया है उसको संपुष्ट करने के लिए योगदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि खासकर हमारे जो देवनागरी की पांडुलिपि हमारे पास जो है, जो कोश हमारे बने हैं, उसको हम आसानी से डिजिटाइज कर पाएंगे उनकी मदद से, इतना मुझे लग रहा है ऐसा। सर्वेभ्यो नमः। सर मेरा प्रश्न झा सर आपसे है। जो शब्दावली आयोग है वो जिन शब्दों का निर्माण करता है, किसी भी आयोग का या किसी भी शब्द के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य निहित है वह यह है कि जो इसका अध्ययन करे उसको सुगमता हो सके। लेकिन कई प्रकार शब्दावली आयोग से भी इस प्रकार के शब्द निर्माण हो जाते हैं जिनको कि समझने में बहुत कठिनाई होती है महोदय। जैसे अभी मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मैं एक परीक्षा दे रहा था, उसमें प्लास्टिक का जो हिंदी रूपांतरण था वो था एक सुघट्ट के रूप में। तो पीछे वाले लड़के हमको टच करके पूछने लगे कि भैया ये सुघट्ट क्या होता है। तो हमने कहा सुघट्ट का अर्थ है, जिस दिन हमें कोई इनके सक्षम अधिकारी मिल जाएंगे मैं उनसे पूछूंगा। तो सर मेरा यह निवेदन है, शब्दावली आयोग को भी जब वे शब्द के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हों तो इन प्रकार के शब्दों का निर्माण करें कि जिस प्रयोग में सारल्य हो और आसानी से समझा जा सके। ऐसा ना हो कि सर कि मघवा मूल बिडौजा टीका, एक हमारे यहाँ कहावत है कि मघवा इंद्र का अर्थ है, मघवा शब्द का अर्थ हुआ इंद्र। किसी ने पूछा कि मघवा का अर्थ क्या होता है, तो कहे बिडौजा, कहे तब इसका अर्थ क्या हुआ। जिस शब्द का अर्थ बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका भी अर्थ अगर न पता हो, तो यही स्थिति हमारे यहाँ शब्दावली आयोग के शब्दों की है। इसलिए उन शब्दों में अति सरलता है जिससे कि छात्रों को समझने में अत्यधिक सारल्य हो। मेरा यही निवेदन है कि आगे से अगर इसको ध्यान रखा जाएगा तो हम लोगों को सुगमता होगी। मैं बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हूँ, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अत्यधिक जो सरलता है ना, उसके लिए आप सीधे प्लास्टिक रख लीजिए। लेकिन तो सर फिर हिंदी शब्द, हिंदी भाषा के प्रयोग पर बात ऐसा है जी सर कि जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजली शब्द है और विद्युत भी है। मुझे पंजाब में हम एक कार्यशाला कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि हम तो बिजली इस्तेमाल करते हैं, विद्युत क्यों कर रहे हैं आप। हमने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारे शब्द हैं, हम विद्युत से विद्युतीय कर पाएंगे, विद्युतीकरण कर पाएंगे।
बिजली से नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई सारे शब्द, वो थोड़ा ऑक लगता है, बिजली संस्कृत नहीं है, करंट संस्कृत, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा वो आपको। तो जो विद्युत है विद्युत ही हो जाएगा, सुघट से सुघट ही हो सकता है। अब ये समस्या, एक बार आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन क्या है, अपनी भाषा की शब्दावली है। आप सोचिए जरा सा, आप प्लास्टिक रख के खुश हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा चलेगा नहीं। अब थोड़ा सा आपको क्या है कि आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात, आप आइए हमारी शब्दावली प्रक्रिया में शामिल हुई, तब पता चलेगा आपको कितनी कठिन प्रक्रिया है। मैम नमस्कार। हरिओम मैम नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था सर। सवाल मेरा ये है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बातचीत हो रही है कि सामग्री निर्माण और सामग्री की पहुंच, भारतीय भाषाओं में तकनीक के माध्यम से सामग्री हम कैसे पहुंचाएं और कितनी सहजता से हम पहुंचा सकते हैं। तो एक समस्या उभर कर ये आती है, अगर मैं भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी की बात करूं तो एक बड़ा सवाल मानकीकरण का भी है। हम सामग्री निर्माण तो जरूर कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से, तकनीक के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सामग्री निकल कर आ रही है, मशीनी अनुवाद के माध्यम से भी सामग्री निकल कर आ रही है और जो प्रयोग करता है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक सवाल मानकीकरण का है कि एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं और हर शब्द प्रचलित हो रहा है। तो ऐसे में चूंकि मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हूं और हमारा मुख्य काम जो है वो मानकीकरण को लेकर है, और हमारे द्वारा जो मानकीकृत शब्दावली होती है या शब्द निर्माण हम करते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, उसको व्यवहार करने का दिशा निर्देश भी दिया जाता है, लेकिन उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। तो जो सामग्री निर्माण हम कर रहे हैं या भारतीय भाषाओं में जिसका अंतरण हो रहा है या अनुवाद हो रहा है, क्या उसमें मानकीकरण का पालन हो रहा है? मेरा सवाल यही है। देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं किसी भी भाषा के, लौकिकी और वैदिकी। वैदिकी वो होती है जो मानकीकृत होती है, उसका प्रयोग शास्त्र रचना में होता है, जैसे हम किताबें बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो सड़क पे बोलते हैं वो लौकिकी भाषा होती है। तो दोनों के दो रूप हो सकते हैं। अब मानकीकृत भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, बहुत से लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब उसके लिए तंत्र है, उस तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यदि हम कोई शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है तो उसको वैदिकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो मानकीकृत भाषा है, क्योंकि वो छात्र कई क्षेत्रों से हो सकते हैं। बिहारी भी हो सकता है, भोजपुरी बोलने वाला भी हो सकता है। अभी हमने एक शोध किया है गूगल के लिए कि जब बिहारी हिंदी का प्रयोग या फिर भोजपुरी हिंदी का, हरियाणवी हिंदी का, क्या गूगल असिस्टेंट उसको कैप्चर कर सकता है, उसका मानकीकृत रूप क्या होगा। तो हमने कई इनपुट चैनल से डेटा लिए, उसका मानकीकृत रूप दिया गूगल को, तो उस ढंग के कार्य करने पड़ेंगे। तो हमारा जो मानकीकरण का जो प्रश्न है वो थोड़ा जटिल है और उसके लिए तंत्र है, हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। भाई ये शब्दावली है, इसको आप लें। कई शब्दावली उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि किताबें कहाँ से खरीदेंगे, मोटी मोटी किताबें। तो अभी सॉफ्टवेयर बन गया है, सॉफ्टवेयर से आप लीजिए और ऐप बन जाएगा, तो उसको आप प्रयोग करके कर सकते हैं। लोगों को हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था। ये अंतिम प्रश्न होगा क्योंकि हाँ सर, समय अवधि का ख्याल सर एक क्वेश्चन था। नमस्ते सर। मैम नमस्कार। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ये है कि सर बहुत सारी भाषाएं हैं जो जिनकी शब्दावली बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है, तो उनके लिए आप शब्दावली निर्माण कैसे करेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी जैसे एक बात बोली जाती है कि इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज, कि इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। जैसे कर्नाटका वाला अगर यहाँ पढ़ने आता है तो वो कन्नड़ जानता है ओनली, और वो दिल्ली में आ गया पढ़ने के लिए तो यहाँ हिंदी चलती है, या यहाँ कोई दिल्ली की एक लोकल भाषा मान लीजिए वो चलती है, तो उसको टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो हम लोग एक संपर्क भाषा के रूप में किस भाषा को रखेंगे। ये सारी बातें हमारे आज टॉपिक से बाहर की बातें हो रही हैं और इसमें दीर्घावधि तक ये वार्तालाप चलता रहेगा। सर एक विषय में सीमित रखते कोई सवाल हो तो सर एक क्वेश्चन ये है कि सर अभी आप डेटा सेंटर की बात कर रहे थे, तो जो भाषणीय और अनुवादनीय या फिर जो उड़ान बना है भाषा, इनका जो डेटा सेंटर क्या है, लोकल है या फिर क्लाउड बेस्ड है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू होगी। और दूसरी चीज जो अभी देख रहा था अनुवादनी या फिर भाषणी में या उड़ान में, उसमें संस्कृत सपोर्टेड नहीं है, तो क्या संस्कृत को पहले पेरेंट में रखें और उससे फिर दूसरे भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करें, तो उससे क्या फायदा होगा, ये मेरा प्रश्न था। ये दो प्रश्न। अब ये डेटा सेंटर इनके कहाँ बने हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि अपने डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन आप उनसे पूछना पड़ेगा आपको कि क्या स्थिति है, कहाँ ट्रेन करते हैं। यदि क्लाउड पे ट्रेन करते हैं तो निश्चित से डेटा की प्राइवेसी नहीं रहेगी, एक दूसरी बात, और बाकी वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है भाषणी का डेटा सेंटर तो भारत में ही है।
दूसरी बात ये कि एक और प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा प्राइवेसी पे, प्राइवेसी भी रिलेटेड। मुझे लगता है कि जहां हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं और भाषा के प्रयोग की बात कर रहे हैं एजुकेशन में या स्किल में, तो वहाँ प्राइवेसी का कोई इतना महत्व भी नहीं है। हमें प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि क्या डेटा है जिसके लिए प्राइवेसी चाहिए और किसके लिए प्राइवेसी नहीं चाहिए। तो जहाँ तक पठन पाठन की बात है तो वहाँ इतना ज़्यादा प्राइवेसी का कोई बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ नॉलेज क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन है, वहाँ सबकी सहभागिता ज़रूरी होती है। तो उसमें इतनी प्राइवेसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के। इसलिए खुल के आप अपने डेटा को शेयर करिए हर जगह, उसमें कोई समस्या नहीं है। गुड इवनिंग सर। एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो संस्कृत आधारित मशीन अनुवाद की बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अनुवादक सिस्टम अभी जो है, चाहे गूगल हो, बिंग हो, हमारी भाषा में अनुवाद करता है तो भी अंग्रेजी का वो सहारा लेता है। यदि मान लीजिए आप एक वाक्य दीजिए गूगल में, आज घर में भिंडी की सब्जी बनी है, आप अंग्रेजी में अनुवाद, उसका संस्कृत में अनुवाद कराइए, वो भिंडी को कहेगा महिला या अंगुली, क्योंकि लेडीज फिंगर में अनुवाद किया पहले भिंडी को अंग्रेजी में, फिर उसका संस्कृत में किया। तो वो हमारी भाषाओं में अनुवाद का आधार हमारी भाषा होनी चाहिए, तब अच्छा होगा। गुड इवनिंग सर। सर लास्ट प्रश्न। यस सर। अंतिम प्रश्न। या यस सर। माय सेल्फ प्रभा चांद सर। प्रोफेसर झा कहाँ से? हेलो सर। नहीं पहले। यस सर। मेरा प्रश्न हमेशा आपसे शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया को लेकर रहता है कि हमारा जो संविधान है, अनुच्छेद 351 ये कहता है कि मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः भारतीय भाषाओं से लेना है। तो जहाँ गौणतः भारतीय भाषाओं से लेने का विकल्प है, वहाँ पर हमें क्यों नहीं भारतीय भाषाओं से लेना चाहिए? और ऐसा क्यों दुराग्रह हम रखते हैं कि चूंकि संस्कृत की धातुएं तो इतनी संपुष्ट हैं कि शायद ही कोई ऐसी भाषा है जो कि जिसका शब्द वहाँ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसकी ग्राह्यता का प्रश्न उस पर टिका हुआ है। तो क्या हम गौणतः भारतीय भाषाओं से लिए जाने का जो विकल्प संविधान दे रहा है, उसके बारे में भी हम ईमानदारी से विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सर। सर सर नमस्ते सर मेरा एक सवाल सर। 1 मिनट में बोलती हूँ थोड़ा। भाषणी भाषा दान के बारे में एक केंद्रीय विद्यालय के भाई साहब ने सवाल पूछा था, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाषा दान में कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। आप पहला काम ये करिए कि आप गूगल ही कर लीजिए भाषा दान भाषिणी, आपको 4 इनिशिएटिव्स मिलेंगे। सर मेरा एक सवाल सर मेरी तरफ से। ओके, उतना ही। आप भाषिणी भाषा दान पे जाइए, आपको मिल जाएगा आप कैसे कंट्रीब्यूट वहाँ पे कर सकते हैं। ये सर सर एक सवाल मैं कर सकती हूँ सर? यस सर। Hello sir, good afternoon. My question is to Dr. Girish Nath, Professor Girish Nath sir. आपने अपने अभी बात हेलो कुछ हाँ सर गिरीश नाथ सर आपने बोला है कि जो अनुवाद जो है जो CSTT ने शब्दावली बनाया है उसी से ही यूज़ करके भारतीय 22 भाषाओं में अनुवाद करना है करके बोल रहे हैं। अगर वो नहीं यूज़ करेंगे तो बाद में क्या होगा पता नहीं बोल रहे थे। तो मेरा सवाल है सर, हम जो है मैं भारतीय भाषा संस्थान में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन में काम करती हूँ सर। आपको जानते होंगे कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन में हम लोग जो है UG and PG लेवल में जो टेक्स्ट बुक जो है हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा NTM जो है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, वहाँ पर भी हम लोग ट्रांसलेशन इक्विवेलेंस इन इंडियन लैंग्वेजेस करके सीरीज ऑफ बुक्स वो हम लोग रेडी कर रहे हैं। सो फार 28 सीरीज बुक्स अलग अलग भाषाओं में हम लोग मतलब बना चुके हैं, और वो जो बना रहे हैं हम लोग वो अनुवाद हमारे ट्रांसलेटर्स को टूल्स के हिसाब से दे रहे हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन टूल्स वो जो सीरीज यूज करके ट्रांसलेशन कर रहे हैं अनुवाद, वो जो किताब जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, वही मेरा सवाल है। और वन मोर थिंग सर, वी आर ऑल्सो वर्किंग, NTM is also working towards the preparation of this glossary. We call it as translation equivalence in Indian languages, not glossary. So my suggestion is that if CSTT collaborates with NTM towards preparing this glossary, it will be better, sir.
देखिए, शब्दावली आयोग की शब्दावली ही आधिकारिक है, ये स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप पढ़ लें। सर दूसरी बात, यदि शब्दावली और भी लोग बना सकते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमसे वेट कराते हैं। आप हमें भेजिए, हम एक कमेटी बना, उसका बना हुआ प्रक्रिया बनी हुई है उसकी, हम समिति बनाएंगे, उसको आधिकारिक बनाएंगे। वो तरीका आप वो करना चाहिए आपको। यदि आप शब्दावली बना भी रहे हैं, अनुवाद में हो सकता है आवश्यकता पड़ रही हो आपको, तो बनाइए, हमें भेज दीजिए, उसको आधिकारिक हम बनाएंगे। यस सर। धन्यवाद सर। यस सर। मेरा प्रश्न, एक सवाल सर। सर अंतिम सवाल। सर मैं प्रोफेसर प्रभा चांद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। और हमारे जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं NIT से आए हुए यहाँ पे, हम सबका एक ही सवाल है। NEP 2020 जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया अपने कॉलेज में, हमने बच्चों को चॉइस दिया, आप अपने लैंग्वेज में यहाँ एग्जाम देना चाहते हो या नहीं। फर्स्ट ईयर बच्चों ने पहली बार 18 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सेकेंड टाइम पूरा नील गया। क्यों? हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा की, अभी हम दो दिन से यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमने यही देखा आप भारतीय भाषा को स्कूली स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जब हम अपने टेक्नोक्रेट्स जो है अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट उसको करना चाहते हैं, हम वहाँ पे असफल हैं। और अगर हम बच्चों को आज से भी अगर चाहें टेक्नोलॉजी में भारतीय भाषा में हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या प्लेसमेंट उनका हो पाएगा? बहुत बढ़िया। जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, NITs में 50% बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, 50% झारखंड से, 50% बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अगर हम लोकल भाषा की बात करते हैं और उसमें उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, तो क्या हम उसमें उनको बच्चे को सफल होता हुआ देख सकते हैं? बहुत बढ़िया। इसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है। जी सर। हम अपने बच्चों को बस एक ही प्रश्न हो जाएगा त्रिपाठी सर, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सर, अंतिम प्रश्न है मेरा, प्लीज। आप सबसे माइक ले लीजिएगा बाबू, बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। सबसे पहले तो कल ही से मैं देख रहा हूँ सत्र, आज का सत्र, अभी का सत्र 95% भारतीय भाषा में संपन्न हुआ। इसके लिए आपके जोरदार ताली से हमारे दर्शक गृह में बैठे सभी धन्यवाद दे दीजिए। प्रश्न यह है, मेरा एक ही प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं का चिंतन, भारतीय भाषाओं का मंथन भारतीय भाषा में कब होगा? कल ही से यह मेरे मन में प्रश्न आ रहा था। ठीक। क्योंकि जहां पर जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वैश्विक स्तर पर जाकर के भारतीय भाषा का सम्मान, ये मैं नहीं कर रहा हूं किस भाषा का, लेकिन भारतीय भाषाओं का मंथन भारतीय भाषा में कब होगा, इसका उत्तर मुझे वहां से चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। भारतीय भाषाओं के बारे में आज जो ये सत्र हुआ, इसमें हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी, मैडम गरिमा बब्बर जी और प्रोफेसर गिरीशनाथ जी को मैं एज ए पैनल मॉडरेटर मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी ये भी चाहूँगा कि जो हमारे जो ऑडियंस हैं उनको भी बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी सतर्कता से हमारी बात सुनी और काफ़ी अच्छे अच्छे आपने प्रश्न पूछे। हर एक प्रश्न का जवाब हमारे पास अभी नहीं है, बट ये बात ये ज़रूर पक्की लग रही है कि अब हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से, अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क के माध्यम से, ताकि हम भारतीय भाषाओं में अपने तकनीकी और शैक्षणिक व्यवस्था का हम उसका उपयोग कर पाएँ। और जैसा कहा गया कि इन सब करने से हमारे पास भारतीय भाषाओं में पढ़ने से और सोचने से उनकी कॉग्निशन, एनालिटिकल एबिलिटी भी प्रभावित होगी। और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया, जैसे मिस्टर झा ने बताया, जैसे गरिमा जी ने बताया, जैसा त्रिपाठी जी ने बताया, इसमें बहुत ही सराहनीय काम हुए हैं और ये काम हम काफ़ी मुस्तैदी से आगे कर रहे हैं। इसलिए मैं अंत में सारे पैनलिस्ट को और आप सभी को धन्यवाद दूंगा और इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप सभी लोगों से सविनय निवेदन है कि आप चाय के बाद यहाँ पर 3:45 पे उपस्थित हो जाएं।